छात्रों, जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो एक बड़ी त्रासदी देश के साथ घटित हुई। लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे उस विभाजन के दौरान। तो काफी बड़ी त्रासदी थी। हिंदी साहित्य में जो लिखा गया इस पर, उसमें 2 महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, और भीष्म साहनी का ही एक उपन्यास है तमस। कहानियां बहुत नहीं लिखी गई। आगे एक कहानी लिखी है, कुछ और कहानी लिखी गई हैं, लेकिन भीष्म साहनी की ही यह कहानी अमृतसर आ गया है, इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक चर्चित कहानी है और इसका जिक्र हिंदी साहित्य में बार बार होता है। सांप्रदायिक दंगों पर जो भी कहानी लिखी गई हैं, उनमें यह कहानी सुप्रसिद्ध है। इस कहानी के कई पात्र हैं, थोड़े थोड़े वक्त के लिए आते हैं। एक तो लेखक खुद है, एक दुबला पतला बाबू है, 3 पठान है, एक बुढ़िया है, दंगे के शिकार परिवार है, और यात्रा में जो यात्रीगण होते हैं वो सब है। सभी पात्र मिलकर इस कहानी को मुकम्मल बनाते हैं। कोई एक पात्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पेशावर की ओर से एक रेलगाड़ी अमृतसर की ओर जा रही है। 1947 का समय है, देश में दंगे हो रहे हैं, विभाजन की घोषणा हो चुकी है। एक तरफ देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करने का जोश है, तो दूसरी तरफ देश के विभाजन का भी जोश है। लोग वहापोह में हैं कि विभाजन के बाद क्या होगा, कौन शहर किस देश में जाएगा। इसकी वास्तविक तस्वीर लोगों के मन में उभर कर नहीं आ पा रही है। इसकी चर्चा भी यात्रीगण आपस में करते हैं। रेल जब चलने लगी थी तो डब्बे का जो वातावरण था वह स्वाभाविक था। सभी यात्री आपस में बोल बतिया रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। जेहलम स्टेशन छूटने के बाद एक पठान ऊपर वाली बर्थ पर अपनी पोटली खोलता है और अपने साथियों को नान रोटी बांटने लगता है। वह लेखक की बगल में बैठे एक दुबले पतले बाबू की ओर नान रोटी बढ़ाकर मजाक करता है। खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुद रहेगी। खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। एक अन्य पठान मजाक करता है, मांस नहीं खाता ये बाबू, तो जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। इस पर ठहाका लगता है। यानी डब्बे का जो वातावरण है वो स्वाभाविक है, और शहर में जो कुछ घटित हो रहा है उसका असर ट्रेन के इस डब्बे पर नहीं है। रेल जो वजीराबाद स्टेशन पर रुकती है तो पहली बार एहसास होता है कि कुछ अघटित हुआ है। एक आदमी पानी लाने गया था नल पर, और उधर से जिस तरह से दौड़ कर आया तो यह एहसास हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। वजीराबाद शहर में दंगा हो गया है, आगजनी हुई है, बहुत से लोग मारे गए। गाड़ी रुकती है, कई लोग डब्बे में चढ़ना चाहते हैं, मगर यात्रा कर रहे यात्री नए यात्री को रोकते हैं, कहते हैं जगह नहीं है। इस बीच दरवाजे पर शोर बहुत बढ़ जाता है यात्रियों का, और तभी एक मैले कुचेले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे से घुसता दिखाई देता है। उसके साथ एक पतली सूखी औरत जो उसकी पत्नी है, और 16-17 वर्ष की एक बेटी है जो अंदर आती है। यात्री चिल्ला पड़ते हैं, बंद करो दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आ रहे हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है।
आने वाला जो आदमी है पसीने से तर है, हाँफता हुआ अपना सामान खींच रहा है। पलंग की लकड़ियां हैं, मोटरी है। वह कहता है कि शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर पहुंच पाया है। इस पर अन्य लोग तो चुप हो जाते हैं, लेकिन पठान जो है वो मानता नहीं है। ऊपरी बर्थ पर बैठा पठान पैर चला देता है। पैर आदमी को लगने के बजाय औरत के कलेजे पर लगता है। वह हाय हाय करते हुए बैठ जाती है। बात यही नहीं रुकती। बर्थ पर बैठा पठान नीचे की सीट पर बैठे पठान को कहता है कि निकालो इसे। नीचे वाले पठान ने उस आदमी को, जो दरवाजे से अपना सामान खींच रहा था, उसके सामान को बाहर फेंक दिया। सहसा गाड़ी चलने लगती है, खिसकने लगती है। आदमी चिल्लाने लगता है कि कुछ सामान तो अंदर चढ़ गया है, कुछ सामान प्लेटफॉर्म पर छूट गया है। तो बेहतर ये होगा कि जो सामान गाड़ी पर है उसको वापस किया जाए, फेंक दिया जाए और जल्दी जल्दी वो चढ़ाया हुआ सामान चलती हुई गाड़ी में से खींचता है। और जो उसकी पत्नी और बेटी भय से कांप रही है, जैसे तैसे उतर जाती है। डिब्बे में बैठी एकमात्र बूढ़ी धिक्कारती है पठान को, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है? छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। रेल आगे बढ़ती है तो दुबला बाबू जो लेखक के बगल में बैठा हुआ है कहता है, आग है, देखो आग लगी है। शहर पीछे छूट रहा है। दुबला बाबू बहुत परेशान है, डरा हुआ भी है। वह जानता है कि यह इलाका पठान का है। यात्रियों के चेहरे पर भी आशंका है, खास करके हिंदू सिख यात्रियों के चेहरे पर। लगभग पूरी रेल की यही हालत है। दुबले बाबू की हालत बहुत खराब है। वो सीट से हटकर दो सीटों के बीच में जो फर्श है उस पर सो जाता है। बोझिल वातावरण में अनिश्चित सफर कट रहा है। रात घिर आई है। सभी यात्री स्तब्ध और शंकित। गाड़ी कभी रफ्तार पकड़ती है, कभी धीमी हो जाती है। जब गाड़ी ठहरती है तो डिब्बे का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। डिब्बे में सिर्फ पठान निश्चिंत बैठे हुए हैं। और तभी दुबला बाबू खिड़की से बाहर झांकता है और चिल्लाता है, हरवंश पूरा निकल गया। उसकी आवाज से सभी चौंकते हैं, लेकिन पठान इधर उतरेगा तो जंजीर खींच कर खी करके हंसता है। उसे अंदाजा नहीं है कि वह पठान भोर इलाके में नहीं है। थोड़ी देर में वह दुबला बाबू फिर चिल्लाता है, अमृतसर आ गया है। यह कहकर वह उछल पड़ता है और पठान को बोला, नीचे उतर। अभी वो पठान के बच्चे हिंदू औरत को लात मारता है। तभी धीरे धीरे रेल अमृतसर स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर खचाखच यात्री भरे हुए हैं। दुबला बाबू रेल पर से तेजी से उतरता है। यात्री चढ़ने लगता है। इस बीच चार और पठान आता है और डिब्बे के तीनों पठान को ले जाता है। थोड़ी देर में दुबला बाबू जो उतरा था लौट कर आता है। उसके हाथ में लोहे की छड़ है और वह पठान को ढूंढता है। पठान को नहीं देखकर कहता है, निकल गए हरामी। मादर, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। रेल खुलती है। रात में किसी स्टेशन पर डब्बे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। दुबला बाबू समझ जाता है कि यह मुसलमान है। वह जाकर दरवाजा खोलता है और छड़ से भरपूर प्रहार करता है। चढ़ने वाले यात्री के चेहरे पर लहू की 2-3 धाराएं बहने लगती हैं और अंधेरे में गिर पड़ता है। उस व्यक्ति की औरत कुछ समझ नहीं पाती है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर तक दुबला बाबू भी स्तब्ध रह जाता है। उसने यह क्या किया? छड़ को डब्बे से बाहर फेंकता है, ध्यान से अपने कपड़ों को देखता है, हाथ को देखता है, उसे सूंघता है कि हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही।
डिब्बे में मौजूद सरदार कहता है कि तुम बहुत जीवट वाले हो। दुबला बाबू विभत्स हंसी हंसता है। यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी का जो वातावरण है और जिस तरह से बुना गया है, जो कथानक है, उसमें सांप्रदायिक जहर की अभिव्यक्ति बहुत ही सशक्त ढंग से हुई है। देश बट रहा है लेकिन आदमी का मन बढ़ गया है। देश टूट रहा है, आदमी का मन टूट गया है। और इसको यह कहानी बहुत शिद्दत से चिन्हित करती है। वेशभूषाणी का नाम जाना पहचाना है, सब लोग जानते हैं। और वेशभूषाणी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। और जिस समय विभाजन हो रहा था उसी वक्त वो रावलपिंडी से भारत आए। इनके ही भाई बलराज सैनी हैं और उन्होंने फिल्मों में काफी अच्छा काम किया है। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। कहानी संग्रह इनके हैं भाग्य रेखा, बांचू और निशाचर। उपन्यास हैं झरोखे, तमश, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलूफर। नाटक है हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे। और अपने भाई पर उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है बलराज माई ब्रदर। इसके अलावा भी इन्होंने काम किया है काफी। हिंदी का एक बड़ा नाम है वेशभूषाणी। छात्रों, हम सब लगातार वीडियो के माध्यम से नेट की परीक्षा संबंधी सूचनाएं भी दे रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। आप सब लोग इससे जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़ें, सब्सक्राइब करें और इसकी घंटी को जरूर दबाएं। आप सबको धन्यवाद।